हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8th क्लास की साइंस का 7th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड हमने हाफ किया था। ए बी और सी पार्ट हमने उसके किए थे। देखिए डी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं इन पर पेड़ों की कटाई का, वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी हमारे हो चुके थे। आज हम बात करेंगे डी पर। सिटीज पर जो है डिफोरेस्टेशन का क्या असर पड़ता है। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन सिटीज, दैट मीन्स अर्बन एरिया। जो गांव वाला एरिया होता है उसे रूरल एरिया बोलते हैं, जो शहर वाला एरिया होता है उसे अर्बन एरिया बोलते हैं। इन सिटीज देयर रन्स मोर फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। शहरों में क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां होती हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल मतलब वाहन। क्या होता है, बहुत सारे वाहन होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां होती हैं। सो डिफोरेस्टेशन विल पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड हैंस द लाइफ इन द सिटी विल नॉट बी हेल्दी फॉर लिविंग। देखिए शहरों में क्या होता है, फैक्ट्रीज भी हैं, वाहन भी बहुत सारे हैं, और आपको भी पता है फैक्ट्रीज चलते हैं तो उनमें से भी काला धुआं निकलता है, वाहनों में से भी CO2 गैस निकलती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो शहरों का एटमॉस्फेयर है, जो शहरों का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। शहरों में जो लाइफ है वो स्वस्थ नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि वहां पर पोल्यूशन ज़्यादा है। पोल्यूशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पेड़ जो है वो शहरों में कम होते हैं। और क्या होता है, शहरों में पेड़ क्या हो गए, कम हो गए। वैसे भी शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, तो वो बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती है, किस जगह पर बनाई जाती हैं, पेड़ों को काट कर जो है जगह खाली कर ली जाती है। तो पेड़ क्या है, शहरों में कम है। अगर शहरों में पेड़ कम है तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने से क्या होगी, जो लाइफ है, हेल्दी लाइफ नहीं मिल पाएगी। ठीक है, स्वस्थ लोग नहीं रह पाते। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी में करते हैं। शहर, शहरी क्षेत्र या फिर शहर पर वनोन्मूलन का प्रभाव। शहरों में उद्योग और वाहन बड़ी मात्रा में चलते हैं। पता है आपको भी, शहरों में फैक्ट्रियां भी होती हैं, उद्योग बड़े बड़े होते हैं, वाहन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यदि वनोन्मूलन होगा, अगर पेड़ों की कटाई होगी तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा और शहरों में ज़िंदगी स्वस्थ नहीं रहेगी। क्योंकि पेड़ ही वर्षा लाने में भी, हमारे एनवायरनमेंट को प्योर करने में, इन सब में किसका रोल होता है, वनों का, पेड़ पौधों का रोल होता है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, पर्यावरण पोल्यूटेड हो जाएगा और जिंदगी जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिफोरेस्टेशन लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डिफोरेस्टेशन होता है, जो पेड़ों की कटाई होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ और सूखा, इनके जो आने की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाती है। डिफोरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कोजिंग ग्लोबल वार्मिंग, लेस ट्रीज वुड रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। डिफोरेस्टेशन से क्या हो जाएगा, अगर डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, बर्फ के, वो पिघलेंगे तो क्या होगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो जिंदगियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर पेड़ों की ज़्यादा कटाई होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेस ट्रीज वुड रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। और अगर पेड़ों की कटाई होगी, जैसे आपको पता है कि खेतों में ना, खेत की बाउंड्री पे जो है बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है। मिट्टी को बांध के रखने से क्या होता है कि मृदा अपरदन नहीं होता, भूमि का कटाव नहीं होता, मिट्टी को जो है पानी के साथ बहने से रोकते हैं कौन, पेड़ पौधे। तो पृथ्वी पर भी जो है पेड़ों की कटाई का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर, हिंदी में करते हैं अब। पृथ्वी पर वनोन्मूलन का प्रभाव। वनोन्मूलन से प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा और
बाढ़, वनोन्मूलन से विश्व उष्मन क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, उसमें भी वृद्धि होती है। कम पेड़ों का अर्थ है मृदा अपरदन। अभी आपको रीजन दिया था, कम पेड़ होंगे तो क्या होगा? मृदा अपरदन होगा, मिट्टी की उपजाऊता भी कम होगी। क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो जैसे बारिश होगी, बारिश होने की वजह से जो मिट्टी की ऊपरी परत, जो उपजाऊ परत है, वो पानी के साथ बह के चली जाएगी, तो मिट्टी की उपजाऊता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका लास्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। अगली आने वाली जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी पर, आने वाली पीढ़ी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन लीड्स टू द कैलामिटिक चेंजेस विच हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। जो डिफोरेस्टेशन है वो क्या करता है? कैलामिटिक चेंज कर देता है, वो हमारे वातावरण, पर्यावरण के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाता है, जिसका हमारी आने वाली जनरेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। द एनवायरनमेंट बिकम पोल्यूटेड, क्योंकि आज अगर एनवायरनमेंट बिगड़ना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके अगली जनरेशन तक हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। द एनवायरनमेंट बिकम पोल्यूटेड, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा। सो द नेक्स्ट जनरेशन वुड नॉट बी प्रॉस्पेरस एज प्रीवियस वंस। तो इससे क्या होगा? सो द नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वुड नॉट बी एज प्रेस्परस एज द प्रीवियस वन। वो इतनी प्रेस्परस नहीं रहेगी, इतनी समृद्ध, इतनी सौभाग्यशाली या फिर इतनी संपन्न नहीं रहेगी जैसे कि जो पिछली जनरेशन थी। तो आने वाली जनरेशन पर भी क्या होता है? पेड़ों की कटाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में करते हैं। अगली पीढ़ी पर वनोन्मूलन का प्रभाव। वनोन्मूलन से पर्यावरण में परिवर्तन आते हैं, जिससे अगली पीढ़ी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में परिवर्तन कैसे आते हैं? प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं, ज़्यादा बारिश हो सकती है, या सूखा भी पड़ सकता है, अर्थ का तापमान बढ़ेगा। तो ये सब हमारे पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन हैं, जो किसकी वजह से होते हैं? पेड़ों की कटाई से। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, इससे अगली पीढ़ी के लिए वन्य संपदा नहीं बचेगी। पेड़ों की कटाई अगर होगी, प्रदूषण तो ज्यादा होगा ही, साथ क्या होगा? जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, उस जनरेशन के लिए जो वन संपदा है वो भी नहीं बचे, क्योंकि वन तो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे काटे जा रहे हैं। तो वन संपदा जो है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए नहीं रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वट विल हैपन इफ, क्या होगा यदि? फर्स्ट, वी गो ऑन कटिंग ट्री, हम लगातार जो है पेड़ों की कटाई करते रहें। द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके प्राकृतिक आवास को जो है बाधित कर दिया जाए। डिस्टर्ब मतलब कि उसको तोड़ फोड़ दिया जाए, खराब कर दिया जाए। द टॉप लेयर ऑफ द सोइल इज एक्सपोज्ड, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो अनावृत हो जाए। उससे क्या होगा? हमें बताना है, इनके आंसर्स हमें देने हैं। तो फर्स्ट क्या है कि वी गो ऑन कटिंग ट्री, क्या होगा अगर हम लगातार जो है वो पेड़ों की कटाई करते रहें तो क्या होगा? तो देखिए, इफ वी गो ऑन कटिंग ट्री कॉन्टिन्यूसली, अगर हम लगातार पेड़ों की कटाई करते रहेंगे, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोइल विल डिक्रीज। जो पेड़ होते हैं वो वर्षा लाने में बहुत सहायक होते हैं। अगर पेड़ों की कटाई हम लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा? बरसात कम होगी, मिट्टी की उपजाऊता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हैज देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट। तो उससे क्या हो जाएगा? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जैसे सूखा और बाढ़ हो गई। कब? अगर हम लगातार पेड़ों की कटाई करते रहेंगे तो देखिए हिंदी में करते हैं। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? तो यदि वृक्षों की कटाई ऐसे ही होती रही तो वर्षा और भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई हो रही है, अगर ऐसे ही लगातार पेड़ों की कटाई होती रही तो मिट्टी की उपजाऊता और उसकी उर्वरता में कमी आएगी, और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा, इनके आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट करते हैं। बी में क्या बोला था?
द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, जो हैबिटेट है, जो आवास है जहाँ पर एनिमल्स रह रहे हैं, अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दें, उसको तोड़ फोड़ दें या उसको बाधित कर दें तो क्या होगा। इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, अगर आप जो प्राकृतिक आवास है जानवरों का उसको डिस्टर्ब करोगे, some of these species do not get appropriate food and shelter, and with the passage of time they will come under the category of endangered species। तो क्या होगा, अगर आपने एनिमल्स का जो हैबिटेट है, जो आवास है, उसको डिस्टर्ब कर दिया, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जिनको ना तो फिर ढंग से खाना मिल पाएगा, ना ही उन्हें रहने के लिए अच्छे से जगह मिल पाएगी। जैसे कुछ जानवर तो होते हैं जो कहीं पर भी अपना जो है खाना ढूंढकर अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन सारे जानवर ऐसे नहीं होते। कुछ जानवरों को जो है ढंग से खाना भी नहीं मिल पाएगा और रहने के लिए जगह भी नहीं मिल पाएगी। तो धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, वे ऐसी कैटेगरी में आ जाएंगे, कैसी, एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न स्पीसीज। क्योंकि अगर उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी, और जब उनकी संख्या कम हो जाएगी तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज में। देखिए, किसी जंतु का आवास जब अगर हम बाधित करें तो क्या होगा। किसी जंतु के आवास के नष्ट होने से बढ़ती हुई जनसंख्या को जल और भोजन की उचित प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप जंतु का आवास को नष्ट कर दोगे तो जो जंतु हैं उनको ना तो जल मिल पाएगा अच्छे से, ना भोजन मिल पाएगा अच्छे से, और ये स्पीसीज किस जाति में आ जाएंगे, संकटापन्न जाति में आ सकते हैं ये जंतु। ये स्पीसीज किस में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, क्या था, द टॉप लेयर ऑफ द सोइल इज एक्सपोज, जो मिट्टी की ऊपरी परत है अगर हम उसको ऐसे ही अनावृत छोड़ दें, ऐसे ही खुला छोड़ दें तो क्या होगा। इफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल इज एक्सपोज, अगर आपने ऊपरी परत को ऐसे ही छोड़ दिया, सोइल हैज लेस ह्यूमस एंड बिकम लेस फर्टाइल, तो मिट्टी में जो ह्यूमस है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होने का मतलब मिट्टी की उपजाऊता कम हो जाएगी। धीरे धीरे जब मिट्टी की उपजाऊता कम हो जाएगी तो ग्रेजुअली द लैंड कन्वर्ट इनटू डेजर्ट, तो ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो लैंड है, जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, मरुस्थल में। वो क्या बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। मीन्स उपजाऊ मिट्टी का धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मरुस्थल भूमि में चेंज होना ही क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण। चलिए यहाँ पर मिट्टी की ऊपरी परत को अगर हम अनावृत छोड़ दें, अनावृत हो जाए तो क्या होगा, मृदा की ऊपरी परत हटाने से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है और उर्वरता में कमी आ जाती है। जब आप ऊपरी परत को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो वो तो हवा के साथ, पानी के साथ बह के चली जाएगी। ऊपरी परत उपजाऊ जो मिट्टी है, तो उससे क्या होगा, मिट्टी में ह्यूमस की कमी हो जाएगी, और जब मिट्टी में ह्यूमस की कमी हो जाएगी तो उसमें उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। धीरे धीरे जो उर्वर भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, जो उपजाऊ मिट्टी या उर्वर भूमि है उसका मरुस्थल में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ, आपको संक्षेप में उत्तर देना है। फर्स्ट क्या है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें जो जैव विविधता है उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए, जैव विविधता को हमें संरक्षित, उसको संरक्षण क्यों देना चाहिए। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या किया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको प्रिजर्व किया जाता है, इनको कंजर्व किया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जनरली फाउंड इन एन एरिया। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता हम उसी को कहते हैं कि एक एरिया के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सभी किसके अंदर आते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स टू आर सिलेक्टेड इन देयर फीडिंग हैबिट, क्या कहा है यहाँ पर कि एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स टू आर सिलेक्टिव इन देयर फीडिंग हैबिट, जानवर जो कि पेड़ पौधों पर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं,
ठीक है, लेकिन वो खाना भी अपनी पसंद का खाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्लांट से जो भी मिला उन्होंने खा लिया, ऐसा नहीं होता। एनिमल्स जो होते हैं वो सिलेक्टिव, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिव खाना खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द रेड पेंडा प्रेफर टेंडर बम्बू शूट्स एंड द कोला बियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फीड्स मोस्टली ऑन यूकेलिप्टस लीव्स। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो रेड पैंडा है, जो रेड पैंडा है वो क्या खाना पसंद करता है? रेड पैंडा प्रेफर्स टेंडर बम्बू शूट्स। वो क्या खाना पसंद करता है? जो बांस होते हैं, बांस की जड़ें, वो क्या खाना पसंद करता है जो रेड पैंडा है? ओनली टेंडर्स बम्बू शूट्स। जो बम्बू होता है, जो बांस होता है, उसकी जो सॉफ्ट शूट्स होता है उसी को खाना पसंद करता है। एंड द कोला बियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फीड्स मोस्टली ऑन यूकेलिप्टस लीव्स। यूकेलिप्टस क्या होता है? जो सफेदा होता है। तो वो क्या करता है? जो कोआला बियर है, कोआला भालू है, वो जो सफेदा होता है उसके पत्ते ही खाना पसंद करता है। मीन्स ऐसे ही नहीं कि प्लांट्स का जो भी पार्ट मिला उन्होंने खाना शुरू कर दिया, वो सिर्फ सिलेक्टिव भोजन ही करते हैं। बर्ड्स एंड एंटेलोप्स टू आर वेरी सिलेक्टिव इन देयर फीडिंग हैबिट। और जो पक्षी होते हैं, एंड द एंटेलोप्स मीन्स जो बारहसिंगा होते हैं, वे भी क्या करते हैं? अपनी खाने की आदतों में विशेष आदतें रखते हैं। वे भी क्या करते हैं? सिलेक्टिव भोजन ही खाते हैं। वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट फुलफिल द नीड ऑफ डिफरेंट हार्बिवर्स एनिमल एंड स्ट्रेंथन द फूड चेन। तो जो वन होता है, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है अलग अलग प्रकार के पौधों से हर एक की आवश्यकता क्या कर रही है? पूरी कर रहा है। जो डिफरेंट हार्बिवर्स एनिमल्स हैं, जो शाकाहारी जानवर हैं, उनको भी खाना मिल रहा है। और क्या करते हैं? सबको खाना। जो वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं, जंगल में जो पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सारे जानवरों की जो नीड है, खाने की नीड है, उसको पूरी कर रहे हैं। हार्बिवर्स एनिमल्स की भी नीड पूरी कर रहे हैं। जब सबकी वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के खाने से सबकी जो है वो खाने की नीड पूरी कर रहे हैं, तो उससे फूड चेन क्या होगी? पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जो भोजन श्रृंखला है वो क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। भोजन भोजन श्रृंखला क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल, जो घास है, घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर। तो ये क्या बन गई? एक खाद्य श्रृंखला बन गई, ये एक फूड चेन बन गई है। ठीक है, तो आगे क्या है? देयरफॉर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम जंगली लाइफ को बचाना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी टू कंजर्व द रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें पहले किसको बचाना होगा? हमें पहले बचाना होगा प्लांट्स और एनिमल्स को, तभी हम आगे जो है कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कम्प्लीटली। तो पहले हमें किसको बचाना पड़ेगा? प्लांट्स को और एनिमल्स को। उसके बाद ही हम आगे जो है अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, हिंदी में करते हैं। चलो, संक्षेप में उत्तर दीजिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जो जैव विविधता है उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो देखिए, जैव विविधता का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रजातियां। अलग अलग प्रजातियों के जो पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव है, ये सब क्या बनाते हैं? जैव विविधता बनाते हैं। जंतु क्या होते हैं? पौधों पर आश्रित होते हैं, लेकिन वे भी अपनी आदतों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि वाल पांडा बम्बू डंडी खाना पसंद करता है। जो ऑस्ट्रेलिया का क्वाला भालू है वो सफेदे के पत्ते ही खाना पसंद करता है। पक्षी और बारहसिंगा में भी विशेष खाने की आदतें होती हैं। ये खाने को लेकर बहुत सिलेक्टिव होते हैं, ये सिलेक्टेड खाना ये खाते हैं। जैसे जो रेड पैंडा है वो बम्बू, बम्बू क्या होता है? जो बांस होता है, बांस की डंडियां खाना ही पसंद करता है, उसके शूट्स ही खाना पसंद करता है। जो ऑस्ट्रेलिया का क्वाला भालू है वो सफेदे के पत्ते खाता है। पक्षी और बारहसिंगा भी खाने को लेकर बहुत सिलेक्टिव हैं। वन में विभिन्न पौधे प्रत्येक की आवश्यकता पूरी करने में समर्थ होते हैं। वन में तो हर प्रकार के पौधे मिलते हैं, तो ये सभी के जो भोजन है, भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इससे शाकाहारियों को भी क्या मिलता है? भोजन मिलता है। और जिससे भोजन की श्रृंखला क्या होती है? मजबूत होती है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? मजबूत। अभी एग्जाम्पल दिया था कि घास को हिरन खाएगा, हिरन को कौन खाता है? शेर। तो ये क्या बन जाती है? खाद्य श्रृंखला बन जाती है।
इसीलिए जंतुओं के संरक्षण के लिए विविध पेड़ पौधों का संरक्षण भी अति आवश्यक है। तो अगर हम जंतुओं को बचाना चाहते हैं, जंतुओं को बचाने से पहले हमें पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो जंतु खाना कहाँ से लेंगे, उन्हें खाना मिलने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जंतुओं को बचाने से पहले हमें किसे बचाना पड़ेगा, पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने 5th क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है, यहीं तक आपको राइट करना है और लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।